नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आप जानते हैं चल रही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जहां पर हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो टॉपिक्स जो बीएफएम जून 2025 में जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो टॉपिक जिनसे 2024 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में नंबर ऑफ टॉपिक आपको करा चुका हूं। तो आज आपके सामने मॉड्यूल बी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है क्रेडिट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो डेरिवेटिव्स बेसिकली दो कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो होता है स्पेकुलेशन और दूसरा होता है हेज। बेसिकली यहाँ पर बैंकों को जो डेरिवेटिव्स अलाउ किए जाते हैं नॉट फॉर स्पेकुलेशन, इनको अलाउ किया जाता है कि आप डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हैं फॉर हेजिंग। हेजिंग यानी कि रिस्क से बचना। कोई चीज रिस्क है तो आप डेरिवेटिव्स खरीद करके आप क्या कर सकते हैं? हेज यानी कि रिस्क से बच सकते हैं। चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो स्वैप हो। तो कितने तरह के क्रेडिट डेरिवेटिव्स होते हैं जिनसे क्रेडिट रिस्क में हेज करने का काम बैंकों के द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं, समझते हैं यहां पर फटाफट वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं कि क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बैंक को ट्रांसफर क्रेडिट रिस्क टू अदर पार्टीज विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ। बिना संपत्ति को हस्तांतरित करे सिर्फ रिस्क को ट्रांसफर कर देना। और रिस्क किस बात का है? इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, रिटर्न का रिस्क हो सकता है। तो अगेन उन्हीं प्रकार के रिस्क के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। उन रिस्क को किन क्रेडिट डेरिवेटिव्स के माध्यम से और कैसे ट्रांसफर किया जाता है उसी को हम यहां पर समझेंगे। तो डेरिवेटिव्स का यूज कहां पर हो रहा है? डेरिवेटिव्स फिलहाल एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा, जिनकी वैल्यू जो है अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। किस तरीके का डेरिवेटिव्स है? हर एक डेरिवेटिव्स के कुछ अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे स्वैप में अदला बदली की जाती है, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स ये दोनों फ्यूचर को लेकर के काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस जहां पर कॉल और पुट का ऑप्शंस मिलता है, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो अगेन यहां पर सबसे पहला जो है स्वैप, हम बात करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में आता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये स्वैप का ही एक प्रकार है जो क्या करता है? स्वैप का मतलब है अदला बदली। स्वैप में जैसे मैं हूं और आप हैं, हम और आप आपस में कोई चीज बदल लेंगे। जैसे मान लीजिएगा मुझे एक लोन जो मुझे चुकाना है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पर मैं चुका रहा हूं और मुझे फ्यूचर में लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है, तो मैं तो फिक्स चुका रहा हूं, कम वाले का फायदा मुझे मिलेगा नहीं। आप हैं, आप एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन चुका रहे हैं, आपको लगता है आगे चल करके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकती है, तो मैं कोई फिक्स ऑप्शन देखूं। अब आप ऑप्शन देख रहे हैं फिक्स, मैं ऑप्शन देख रहा हूं फ्लोटिंग। तो और आपके पास है फ्लोटिंग, मेरे पास है फिक्स, तो हम दोनों अपना जो रिटर्न वाला ऑप्शन है ना, मैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहा हूं वो आपको ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब सॉरी, हाँ, मैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका रहा हूं आपको ट्रांसफर करके आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में ले लूंगा कि मैं फ्लोटिंग वाला चुकाता हूं आप वाले लोन का और आप हमारे वाले लोन का फिक्स वाला चुका दीजिए, दैट्स इट। तो ये स्वैप ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इनको। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब ये होता है मैंने जिसके साथ एग्रीमेंट किया है, इस बात का एग्रीमेंट किया है कि अगर जो क्रेडिट ये मैंने बांटी है ये डिफॉल्ट या स्वैप हो जाता है तो आप इसका प्रीमियम जो है वो हमको पे करेंगे। देखिएगा यहां पर व्हाट इज इट, क्या होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है प्रोटेक्शन बायर, और हर एक ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है। तो यहां पर प्रोटेक्शन बायर कहा जाता है क्योंकि उसने क्या खरीदी है? सुरक्षा खरीदी है। क्योंकि हेज का काम मैंने पहले ही बताया, हेज का मतलब है रिस्क से बचाओ। तो प्रोटेक्शन बायर क्या कर रहा है? पे करेगा एक प्रीमियम, किसको? प्रोटेक्शन सेलर को। ये एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा। किस बात का प्रीमियम? इस बात का, इफ अ क्रेडिट इवेंट हैपन, अगर कोई क्रेडिट इवेंट होता है जैसे कि डिफॉल्ट कर देता है, बैंकरप्ट हो जाता है, फेल्योर टू पे, ठीक है, भुगतान करने में कोई दिक्कत, तो यहां पर क्या होगा? प्रोटेक्शन सेलर जो है वो प्रोटेक्शन बायर को पेमेंट करेगा क्योंकि तुमने प्रीमियम देकर के खरीदा। ऐसे समझिएगा, मैं इंश्योरेंस क्यों खरीदता हूं? इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करता हूं ना, वो प्रीमियम मैं किस बात का पे कर रहा हूं? प्रीमियम मैं इस बात का पे कर रहा हूं, जैसे कार इंश्योरेंस मैंने खरीदा तो मैंने प्रीमियम इस बात को लेकर के पे किया है कि अगर उस कार में कभी भी कोई डैमेज होता है, जो नहीं पता है कि हो सकता है, लेकिन अगर डैमेज होगा तो तुम क्या करोगे? उस डैमेज की भरपाई करोगे। सेम एज यहां पर है कि प्रोटेक्शन बायर ने प्रोटेक्शन खरीदी है,
ठीक है, कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहां पर डिफॉल्ट होता है या बैंकक्रप्ट होता है या कोई पे नहीं कर पाता है, तो उस चक्कर में जो प्रोटेक्शन सेलर है वो क्या करेगा, पे करेगा, क्योंकि उसी के लिए उसने क्या किया है, प्रीमियम लिया है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो आप ये काम करोगे। क्रेडिट इवेंट्स क्या क्या हैं? एज डिफाइंड बाई ISDA, बैंकक्रप्सी है, डिफॉल्ट है, फेल्योर टू पे है, रीस्ट्रक्चरिंग है। ये सब वो इवेंट हैं जिनके इवेंट की हैपनिंग होने पर प्रोटेक्शन सेलर प्रोटेक्शन बायर को पेमेंट करेगा। ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है वो आइटम्स जो बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किए जाते। नो ट्रांसफर ऑफ द लोन, ओनली रिस्क इज ट्रांसफर्ड। यहां पर लोन को ट्रांसफर नहीं किया गया, याद रखिएगा, सिर्फ रिस्क को ट्रांसफर किया गया है। जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी को कार ट्रांसफर नहीं करते हैं, रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं। कार नहीं दे दी इंश्योरेंस कंपनी को आपने, समझ गए, सिर्फ रिस्क दिया है कि मेरा वाला रिस्क तुम रख लो, उसके बदले ये प्रीमियम दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा भुगतान कर देना, दैट्स इट। वही वाली बात यहां पर होती है। तो एसेट्स जिसकी है उसी के पास रहेगी, बस रिस्क को ट्रांसफर किया जा रहा है यहां पर। दूसरा जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स होता है उसका नाम है टोटल रिटर्न स्वैप। टोटल रिटर्न यानी कि जो कुछ भी उस पर प्राप्त हो रहा है, एक बैंक ने लोन बांटा हुआ है ना, उस पर जो कुछ भी मिल रहा है, रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो व्हाट इज स्वैप्ड, क्या स्वैप किया जाएगा? द इंटायर रिटर्न। इंटायर रिटर्न का मतलब इंटरेस्ट, ब्याज, और ब्याज के साथ में अगर कोई भी लॉस है या कोई भी गेन है वो ट्रांसफर किया जा रहा है ऑन एन एसेट इज स्वैप्ड। तो क्या अदला बदली की जाएगी, आपने जान लिया, अदला बदली किया जाएगा ब्याज का और गेन या लॉस का। देन व्हाट डज पीबी गेट? प्रोटेक्शन बायर को क्या मिलेगा? तो प्रोटेक्शन बायर को यह मिलेगा, पीबी पेज ऑल रिटर्न ऑन द एसेट्स। प्रोटेक्शन बायर क्या करेगा, सभी प्रकार के रिटर्न जो एसेट पर उसको मिल रहे हैं वो भुगतान कर देगा प्रोटेक्शन सेलर को, और रिसीव क्या करेगा, फिक्स्ड प्रीमियम लाइक लिबोर प्लस स्प्रेड। लिबोर का मतलब है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, तो लिबोर के साथ में जो स्प्रेड है ये फिक्स उसको मिलेगा, और उसको जो मिल रहा होगा रिटर्न, ठीक है, वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा प्रोटेक्शन सेलर को। कवर्स बोथ, ये दोनों रिस्क कवर करता है। ट्रांसफर कौन कौन से रिस्क, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर क्रेडिट रिस्क भी ट्रांसफर हो रहा है और मार्केट रिस्क यानी कि बाजार का उतार चढ़ाव जो है वो भी। नॉट जस्ट क्रेडिट रिस्क लाइक CDS, ठीक है, तो ऐसा क्रेडिट रिस्क नहीं, ठीक है, जो कहां पर है, CDS है, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, तो ऐसा नहीं। ऑफ बैलेंस शीट की बात करें तो यहां पर भी नो एसेट इज ट्रांसफर्ड, ओनली रिटर्न आर स्वैप्ड। कोई भी एसेट यानी कि संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हुआ है, सिर्फ संपत्ति पे जो रिटर्न मिल रहा है उसको स्वैप किया गया है। देन आगे आता है यहां पर क्रेडिट लिंक्ड नोट्स, CLN क्या होते हैं, व्हाट इज इट? तो एक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्रेडिट डेरिवेटिव से लिंक होता है। क्रेडिट लिंक नोट ही है, नोट्स का मतलब क्या है, एक तरीके से क्रेडिट डेरिवेटिव से लिंक्ड एक बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है। ऑन बैलेंस शीट अनलाइक CDS, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑफ बैलेंस शीट CLN इज अ फंडेड एंड रिकॉर्डेड एक्सपोजर। CLN क्या है, क्रेडिट लिंक नोट, ये एक फंडेड और रिकॉर्डेड एक्सपोजर है, यानी कि ऑन बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इसको, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्हाई यूज्ड, क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसका? मेक्स क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन्वेस्टेबल फॉर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है, पूंजी बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स है, प्रतिभागी हैं, ठीक है, वो क्रेडिट डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। मेक्स क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन्वेस्टेबल, क्रेडिट डेरिवेटिव्स को इन्वेस्टेबल बनाता है, ठीक है, किसके लिए, मार्केट कैपिटल, जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए। कैपिटल मार्केट का मतलब मैं बात कर रहा हूं शेयर मार्केट की यहां पर। देन आगे है क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन, ये एक सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या होता है? क्रेडिट स्प्रेड यानी कि साख का फैलाव। इसका मतलब क्या है? द क्रेडिट स्प्रेड इज द डिफरेंस इन यील्ड बिटवीन अ रिस्की बॉन्ड लाइक अ कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड अ रिस्क फ्री बॉन्ड लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ द सेम मैच्योरिटी।
इसका कहने का मतलब यह है बॉन्ड की मैच्योरिटी सेम है। मान लीजिएगा 5 साल और 5 साल, कोई बॉन्ड 5 साल का है कॉर्पोरेट बॉन्ड और कोई 5 साल का है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, रिस्की होता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड क्योंकि सरकार की सील लगी है उसके ऊपर, तो याद रखिएगा ये रिस्क फ्री बॉन्ड होता है। इनके बीच की जो यील्ड है, ठीक है, यील्ड का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, यील्ड का मतलब इस पे मिलने वाला रिटर्न, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। कितना फैलाव है, इट रिफ्लेक्ट्स द परसीव्ड क्रेडिट रिस्क ऑफ द इशुअर, यानी कि इशुअर ने कितना क्रेडिट रिस्क परसीव किया है उसी को रिफ्लेक्ट करता है क्रेडिट स्प्रेड। अब क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शंस, क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट that protects the buyer, protection buyer or PB from a widening of the credit spread of a reference asset is जैसे if the credit worthiness deteriorates। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है आपकी साख, अगर आपकी साख में कोई कमी आती है तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन है, ये क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट्स द बायर, यानी कि प्रोडक्शन बायर, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड का जो फैलाव है वो और ज्यादा ना फैले, उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है ऑन अ रेफरेंस एसेट, किसी रेफरेंस एसेट्स को ध्यान में रखते हुए। जब आपकी साख गिरती है तो यह फैलाव बढ़ता है। जैसे ऐसे समझिएगा, नॉर्मली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, लेकिन वही मैं प्राइवेट जॉब में हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जितना आप रिस्की जॉब में जाते रहते हैं उतना ही क्या होता रहता है, स्प्रेड बढ़ता रहता है, यानी कि रिस्क फ्री वाला तो वही रहेगा, बाकी जितना जाएंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो सेम एज क्रेडिट वर्दीनेस, अगर यानी कि एक पर्सन की या एक बैंक की अगर क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी साख में कमी आएगी तो क्या होगा, यहां पर ऑब्वियसली जो ये क्रेडिट स्प्रेड है ये वाइडनिंग यानी कि बढ़ेगा। तो इसी को रोकने का काम क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। बायर यहां क्या करता है, पे करता है प्रीमियम और रिसीव करता है पे आउट इफ क्रेडिट स्प्रेड वाइडन्स। अगर क्रेडिट का फैलाव बढ़ जाता है तो उसने प्रीमियम पहले ही कर रखा है, बचा हुआ जो पे आउट है उसको मिलेगा। सेलर को यहां पर क्या करता है, सेलर ने प्रीमियम रिसीव किया है, पे करेगा अगर जो स्प्रेड है वो इंक्रीज होगा, तो अगर रिस्क बढ़ेगा तो बढ़ा वाला रिस्क वो पे कर देगा यहां पर। तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क, ओनली द क्रेडिट स्प्रेड रिस्क इज ट्रांसफर्स नॉट द एसेट इटसेल्फ। यहां पर भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता है, सिर्फ जो क्रेडिट स्प्रेड है उसका ही हस्तांतरण किया जा रहा है। अब अगेन एग्जांपल यहां पर है यूजिंग क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। देखिएगा यहां पर सिनेरियो, एन ए रेटेड ऑयल कंपनी वांट्स टू बोरो 1600 करोड़। एक कोई ए रेटेड ऑयल कंपनी है जो कि 1600 करोड़ रुपए बोरो करना चाहती है। अब बैंक इज आस्क्ड टू कमिट 600 करोड़। एक बैंक करता है कमिट 600 करोड़ का, बट इट्स इंटरनल एक्सपोजर लिमिटेड 200 करोड़ ड्यू टू कंसंट्रेशन रिस्क। यानी कि एक बैंक जो है, एक कंपनी को, ए रेटेड कंपनी है, 1600 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन क्या है, एक बैंक जो है वो उसको 600 करोड़ रुपए देने की बात करता है, लेकिन जो उसका इंटरनल एक्सपोजर लिमिट है वो मात्र 200 करोड़ है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क। यानी कि एक ही व्यक्ति को इतना बड़ा उधार नहीं दोगे। तो ऐसे में क्या होगा, द बैंक एग्रीज टू लेंड 600 करोड़ बट हेजेस 400 करोड़ बाय इंटरिंग इनटू अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप विद अनदर बैंक। दूसरे बैंक के साथ 400 करोड़ का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर लेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क 200 करोड़ के बाद शुरू होगा ना, तो बचा हुआ है 400 करोड़ रुपए, तो 400 करोड़ का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप करेगा। ठीक है, द लोन रिमेन्स विद द ओरिजिनेटिंग बैंक। लोन किसके साथ रहेगा, ओरिजिनेटिंग बैंक के साथ ही, बट रिस्क इज ट्रांसफर्ड। तो 200 करोड़ का रिस्क तो वो अपने पास रखेगा, 400 करोड़ के रिस्क को क्रेडिट डिफॉल्ट ऑप्शन के द्वारा उसने क्या कर दिया, दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। ये है इसका मतलब। अब बेनिफिट क्या होगा, बैंक क्लाइंट रिलेशनशिप, नो नीड टू से नो। ऑब्वियसली 600 करोड़ चाहिए था, 600 करोड़ कमिट किया तो नो की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू क्लाइंट और सेल इन सेकेंडरी मार्केट, या तो सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है या तो क्लाइंट को नो नहीं कहेगा, कर देगा काम। फी इनकम, बैंक्स अर्न इनकम ऑन फुल 600 करोड़ कमिटमेंट। बैंक को जो इनकम अर्न होगी वो पूरे 600 करोड़, क्योंकि वहां उसने प्रीमियम पे कर दिया 400 करोड़ पे। रिड्यूस्ड रिस्क, एक्चुअल एक्सपोजर इज ओनली 200 करोड़ आफ्टर हेज।
तो रियल एक्सपोजर तो उसका 200 करोड़ का ही है, 400 करोड़ तो हेज कर लिया उसने, ठीक है। लो जॉइंट डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, तो सीडीएस ओनली पेज आउट इफ बोथ ऑयल कंपनी एंड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, ठीक है। लिखा है सीडीएस जो है वो तभी पे किया जाएगा, ठीक है, अगर बोथ ऑयल कंपनी और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट होती हैं तो। हायर आरओई, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इंप्रूवेज ड्यू टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है ना, RAROC, वो क्या होगा, इंप्रूव होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगला यहां पर आता है हेजिंग पिटफॉल इन प्रैक्टिस, तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटिंग रिस्क, कुछ रिस्क होते हैं जो ट्रांजैक्शन में ही ओरिजिनेट होते हैं, जैसे मिस जजिंग क्लाइंट सुइटेबिलिटी। तो जैसे ट्रांजैक्शन शुरू हो रहा है समझिएगा, तो प्रोडक्ट्स मस्ट मैच क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हो। पुअर टाइमिंग, तो डिलेज जो है अगर समय लगेगा तो याद रखिएगा ये प्राइसिंग और इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेगा। मार्केट लिमिट की बात करें तो डीलर बैंक्स में नॉट टेक अनलिमिटेड एक्सपोजर टू एनी क्रेडिट, जो डीलर बैंक्स है, ठीक है, वो अनलिमिटेड एक्सपोजर किसी क्रेडिट को नहीं दे सकता। लो लिक्विडिटी, द क्रेडिट डेरिवेटिव्स मार्केट में नॉट बी डीप फॉर ऑल क्रेडिट, जो क्रेडिट डेरिवेटिव्स मार्केट है उसके बारे में लिखा है, में नॉट बी डीप फॉर ऑल क्रेडिट, हर क्रेडिट के लिए वो डीप नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटिंग रिस्क की बात हो रही है। फिर बात आ रही है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग रिस्क। ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग तो है सेटलमेंट टर्म्स आप बनाते हो ना, आर मेथड्स एग्रीड एंड डिसरप्शन क्लासेस प्रेजेंट, ये इसका मतलब है। व्हाट टू चेक, क्या चेक करना है सेटलमेंट टर्म्स में, कि जो मेथड एग्री किया गया है डिसरप्शन, ठीक है, क्या ये प्रेजेंट करती हैं। हेजिंग एफिशिएंसी, इज द मेथड कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैपिटल फ्रेंडली, जो हेजिंग आप कर रहे हो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव और कैपिटल फ्रेंडली है। बेसिस रिस्क, तो अगेन अगर 1%, इफ रेफरेंस एसेट्स अंडरलाइंग रिस्क रेजिडुअल रिस्क मस्ट बी प्राइस्ड, ठीक है। रेजिडुअल रिस्क का मतलब बचा हुआ संपत्ति जितने समय तक मैच्योर नहीं होगी तो बचा हुआ रिस्क, इसकी बात करी जा रही है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इफ द एसेट कैन नॉट बी असाइंड अल्टरनेट सेटलमेंट नीडेड, अगर कोई एसेट असाइन नहीं की जा सकती तो उसका अल्टरनेट सेटलमेंट क्या हो सकता है। प्री पेमेंट रिस्क, पहले पैसा आ गया, तो नीड टू आइडेंटिफाई इफ एसेट्स हैज कॉल सिंकिंग प्रीपे ऑप्शन, ये देखना पड़ेगा। इवेंट डेफिनेशन, क्रेडिट इवेंट्स मस्ट बी क्लियरली एंड करेक्टली डिफाइंड, ये होना चाहिए। और CLN, क्रेडिट लिंक नोट अलाइनमेंट्स, तो क्रेडिट इवेंट इन CDS मस्ट मैच CLN टर्म्स, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बात आता है ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेशन रिस्क। डॉक्यूमेंटेशन, तो अगेन क्लियर टर्म शीट, इंपॉर्टेंस है, सेल आउट ऑल की टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्ली, ठीक है, सेट आउट, सॉरी। देन है टीम कम्युनिकेशन, तो ट्रेडिंग, लीगल, रिस्क टीम एंड मस्ट कोलैबोरेट, ये सारी टीमें जो हैं चाहे वो ट्रेडिंग कर रही हो, लीगल है, रिस्क वाली टीम है, ये सभी कोलैबोरेट होनी चाहिए। गोल अलाइनमेंट क्या है, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द हेज, हेज के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो पता होना चाहिए। टेम्पलेट्स यूज करना है, ISDA टेम्पलेट्स रिड्यूस लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो अप्रोच के जो चैलेंजेस हैं वो फ्लेक्सिबल और कमर्शियली होने चाहिए। तो ये तो था आपके सामने क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो मैंने आपको बता दिया। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया या टोटल रिटर्न स्वैप हो गया या क्रेडिट लिंक नोट्स हो गए, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखिएगा। इन पर क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और मुझसे अगर टेलीग्राम पे आप जुड़ना चाहें या कोई बात कहना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर इस QR कोड का। बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, CIB का महापैक आ चुका है, आप pw.live वेबसाइट पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। और अगेन शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में और भी ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप pw.live पर जाएंगे तो आपको और भी बेटर ऑफर्स जो भी होंगे एट दैट टाइम वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज इसका प्राइस 2 ईयर के लिए रखा गया है 6,999 का, 1 ईयर के लिए रखा गया है 4,999 का। 9+ सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQ कवर होते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ MCQs हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट है यहाँ पर। देन CIB का फाउंडेशन बैच भी है 2.0, दिसंबर 2025 के लिए 2499 इसका प्राइस है। देन CIB का फाउंडेशन बैच एक और था, वो था 2.0, ये भी एक है जहां पर 24,999 का आपको प्राइस दिया जा रहा है।
देन इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर इंडिविजुअल बैच आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए, कुछ नहीं हुए, तो उसी को लेकर के इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।